एक्सरसाइज 13.2। हाँ, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, कॉन्सेप्ट लिखवा देती हूँ क्या क्या इसमें यूज होंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं टू इवेंट्स A and B are said to be independent if probability of A intersection B is probability of A into probability of B। इंडिपेंडेंट नेम से वैसे आपको क्या समझ आता है कि क्या मतलब होना चाहिए? इसका मतलब जैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी के होने या ना होने पे ए पे कोई फर्क ना पड़े, तब हम दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बी के होने पे फर्क पड़ता था पहले, अगर उसके होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम उन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। और उस केस में हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है क्या। ठीक है, सिर्फ ये चेक करना है। दूसरा टाइप ऑफ इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, एंड दैट सिंपली मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। सो इफ two events are disjoint events then they are said to be mutually exclusive। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये रेज कर दो। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। ठीक है, सो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। देखो, नॉट ए का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब होता है यूनियन, और नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो कभी आपसे ये पूछे, आपको दो इवेंट्स दिया है ए और बी और बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, तो इसका मतलब आपको ये निकालना है। और इसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, 1 माइनस, साइन चेंज कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन का यूनियन। सेकेंड आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसको याद कैसे करोगे, 1 माइनस इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो। ठीक है, जहां और वर्ड यूज हो मतलब यूनियन है कॉम्प्लीमेंट्स का, और आपको 1 माइनस इंटरसेक्शन कर देना। जहां एंड वर्ड यूज हो मतलब इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्स का, और आपको 1 माइनस यूनियन कर देना। अच्छा, इसको एक और चीज बोली जाती है, वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो अगर कभी ये आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए हुआ ना बी हुआ, इसको कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं पॉइंट नंबर 1 से, और इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते। नीदर ए नॉर बी मतलब दोनों नहीं हुए, तो आपको इसमें नॉट ए एंड नॉट बी इंटरसेक्शन, और के लिए सिर्फ ये लिखा होगा नॉट ए और नॉट बी। तो अगर ये नहीं है, इसके अलावा जो भी है वो इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्स। समझ आ गया, आगे बढ़े।
थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, मतलब ए हुआ बट बी नहीं हुआ, सो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, इसको अगर वेन डायग्राम से देखे तो ये क्या सिचुएशन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर मैंने ए लिया, इसको बी लिया, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, ये होगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसको मुझे प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना है तो कहना है से कि ए में से मैं ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसे ही, या याद कैसे करेंगे, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसी इवेंट को लो माइनस उनका इंटरसेक्शन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको लो माइनस उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी मैंने पहले जितने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उनको अच्छे से याद करो पहले। मैम, यस, आपने प्रोबेबिलिटी, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ये थ्योरम कुछ नहीं बताने जा रही, मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता, और ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं कुछ फॉर्मूला या कुछ नहीं लिखवाऊंगी, बस आपको अलग अलग सिचुएशन होंगी और आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तो सपोज पहली सिचुएशन है 6 ब्लैक बॉल्स है और 5 रेड बॉल्स है, इसमें से मैंने 2 बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। बताइए, देखो पहली बॉल के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/11। अब दूसरी बॉल के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉल को वापस डाला गया कि नहीं डाला गया, तो मतलब विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर मैं क्वेश्चन को अज्यूम करती हूँ विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है बॉल निकाली और बॉल को वापस डाल दिया गया। तो अब जब मैंने एक बॉल निकाली ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, मैंने उसको वापस डाल दिया, तो बॉक्स में अभी भी 6 ब्लैक और 5 रेड बॉल ही है, तो दूसरी ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6/11। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है बॉल निकाली और वापस निकाली, तो पहली ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6/11। अब एक ब्लैक बॉल निकाली और उसको वापस नहीं डाला गया, तो अब जो बॉक्स में बचा वो क्या बचा, 5 ब्लैक और 5 रेड बचा, तो अब दूसरी ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10। समझ आ गया ये, इसको एक्चुअली में थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब मैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दूंगी आपको, पहले ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब यही वाला सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं, और इसमें अच्छा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, देन वी अज्यूम इट टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसका मतलब विद रिप्लेसमेंट होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसमें सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली होगी। ठीक है, अब सेम सिचुएशन लेते हैं, एक बॉक्स में 6 ब्लैक और 5 रेड बॉल है, 2 बॉल निकाली गई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 इज ब्लैक 1 इज रेड। आप बताओ, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है देन इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब बताओ मुझे, पहली ब्लैक बॉल होने की एक बॉल जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, एक बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6/11 आपने लिखा ब्लैक की इंटू 5/10, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो एक ब्लैक बॉल निकली तो अब तो 10 बचे ना। अब ये आपने खुद से कैसे अज्यूम कर लिया कि पहले ब्लैक निकली होगी और फिर रेड निकली है, मैंने तो ये बोला 2 बॉल निकाली है, एक ब्लैक है एक रेड है,
हो सकता है कि पहले रेड निकली हो और बाद में ब्लैक निकली हो। तो ये दो केसेस हो गए। जब दो अलग अलग केसेस होते हैं हम उनको करते हैं ऐड। तो पहला तो ये केस हो गया कि पहली ब्लैक और दूसरी रेड प्लस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहले रेड निकली हो, तो पहले रेड निकली मतलब 5/11, और उसके बाद ब्लैक निकली हो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10। जब ऐसी सिचुएशन हो कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, आप सारे इवेंट्स के अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल के उसको ऐड कर दोगे। समझ आया? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है और बॉल कम हुई है। वो तो रेड बॉल, तो ये तो बढ़ गया। पहली रेड है दूसरी ब्लैक है। मैंने क्या केसेस लिए हैं? केस 1 लिया मैंने कि पहली ब्लैक है और दूसरी रेड है, और केस 2 मैंने लिया कि पहली रेड है और दूसरी ब्लैक है। तो अगर पहली रेड है तो 5 रेड थी 5/11, दूसरी ब्लैक है तो 6/10। टोटल एक एक कम होता जाएगा ना। कार्ड्स की नॉलेज किस किस को है? सबको है कार्ड्स की नॉलेज। कार्ड्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी समझने की, क्योंकि कार्ड्स के बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। रेड में कौन कौन से सूट्स होते हैं? हार्ट एंड डायमंड्स। तो 26 रेड में 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। 26 ब्लैक में 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर नंबर्स की बात करें तो ए स्टैंड्स फॉर एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। अगर मैं कोई भी नंबर उठाऊं उस नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं, एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड, एक क्लब। इसका मतलब हर नंबर में 2 रेड और 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। जे क्यू के जो है उनको फेस कार्ड्स बोला जाता है, पिक्चर कार्ड्स। और हर कार्ड के क्योंकि 4 पत्ते होते हैं, हर नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं, इसलिए जे क्यू के टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। समझ आ गया? अंडरस्टूड? लिख लिया? तो अगर मैंने आपको ये बोला कि 52 में से मैंने 2 कार्ड्स निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ आर फेस कार्ड्स? 12/52, ये तो एक कार्ड की हुई, इंटू 11/51। यहाँ पे कोई केसेस नहीं होंगे क्योंकि एक फेस कार्ड उठा दूसरा भी फेस कार्ड उठा, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है। राइट? समझ आया? तो अब आपको 13.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अब आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3/5 इंटू 1/5, आंसर आ गया 3/25। ठीक है, आया आंसर 3/25। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards। 52 में से 2 cards निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ मेंशन किया गया है, अगर नहीं भी किया जाता मेंशन तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ब्लैक है? ब्लैक कितने होते हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी होगी 26/52 इंटू 25/51। 26 2 52 होता है, ये कट गया, तो 25/102 इज योर प्रोबेबिलिटी। समझ आ गया? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बोला गया है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15। तो एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंजेस है। अब इन्होंने बोला है कि जो 15 ऑरेंजेस हैं उसमें
12 गुड है और 3 जो हैं दे आर बैड वंस. What is the probability that this box will be approved for sale? अप्रूव्ड फॉर सेल कब होता है? जब 3 ऑरेंजेस एक साथ निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट एक एक करके और तीनों गुड निकले. और इन्होंने क्या बोला है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी? अप्रूव्ड फॉर सेल. तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल विल बी, पहला ऑरेंज निकाला और वो गुड निकला तो कितना हुआ? 12/15. दूसरा ऑरेंज निकाला वो भी गुड ऑरेंज निकला तो 11/14. तीसरा निकाला वो भी गुड निकला 10/13. अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. 3 के टेबल से कट किया 4, 5, 5 से कट किया 2 और 2 से कट किया 7. दैट्स इट. 44/91. वंशी आंसर आ गया 44/91. क्वेश्चन 4 में बोला है अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड. अ फेयर कॉइन and a dice are tossed. A is the event, head appears on the coin, and B is the event, 3 on the dice. आपको ये चेक करना है the events are independent or not. Means you need to check कि probability of A intersection B जो है वो probability of A into probability of B है कि नहीं. That is what we need to check. ठीक है, पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं. हेड कॉइन पे आया, एक कॉइन टॉस किया गया और एक डाइस थ्रो की गई तो सैंपल स्पेस होगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6. ठीक है. अब A क्या है? हेड अपीयर्स. तो A के इवेंट्स लिख लेते हैं, सारे यही वाले आएंगे H1, H2, H3, H4, H5 और H6. B क्या बोल रहे हैं? 3 ऑन द डाइस. तो 3 ऑन द डाइस के लिए एक बस ये आएगा H3 और T3. और अगर A इंटरसेक्शन B देखें तो मतलब हेड आया कॉइन पे और डाइस पे आया 3 तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ओनली H3. अब हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर देखेंगे उसको वेरीफाई करके कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं. पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते हैं. A में कितने इवेंट्स हैं? 6. तो 6 अपॉन टोटल 12. राइट. समझ आ रहा है मैंने कैसे निकाला प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने इवेंट्स हैं? 2. तो 2/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने सैंपल पॉइंट है? 1. तो 1/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो. 6/12 इंटू 2/12. 6 2 12, एक से कट जाएगा, ये 1/12 आ गया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया. तो यस, दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. समझ आ गया? तो जब भी आए कि चेक वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट तो आपको बस ये रिजल्ट में डाल के चेक करना है. यस, गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक रेड डाई है जिसपे 1 2 3 लिखा है, एक ग्रीन डाई है जिसपे 4 5 6 लिखा है. ठीक है. ए है इवेंट, नंबर इज इवन. बी है इवेंट, नंबर इज रेड. तो पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. सैंपल स्पेस क्या होगा? R1, R2, R3, G4, G5, G6. यही होगा सैंपल स्पेस. ए को लिखते हैं नंबर इज इवन. तो किस किस में इवन है? R2, G4 और G6. उसके बाद बी इवेंट है रेड. तो R1, R2 और R3. अब ए इंटरसेक्शन बी देख लो क्या रहे. इंटरसेक्शन बी सिर्फ R2 है. अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो. सैंपल स्पेस में टोटल 6 पॉइंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
नहीं, डाई भी तो मेंशन करोगे ना, तभी तो बी इवेंट निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3/6 को हाफ लिखा, 3/6 को हाफ लिखा, ये आ गया 1/4। दे आर नॉट इक्वल, द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ईशान, अन्य आप लोगों का ये आंसर आया है? यस मैम। हाँ जी मैम। So the events are not independent. Probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. Therefore, the events are not independent. Next question try करो। Question number 6 में probability of E is 3/5. Probability of F is 3/10. Probability of E intersection F is 1/5. चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आपको बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, विच इज 3/5 इंटू 3/10, विच इज 9/50. सो नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, given that A and B are events such that probability of A is half, probability of A union B is 3/5, probability of B is P. Find P if they are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 0। आप फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की जगह डाला 3/5, ए की जगह डाला हाफ, बी की जगह डाला पी माइनस 0। इसको बस सॉल्व करना है। पी इज 3/5 माइनस हाफ, 10 लिया एलसीएम, 6 - 5 1/10। पी की वैल्यू 1/10 आ गई सबकी वैल्यू। इसके सेकंड पार्ट में बोला है इंडिपेंडेंट है। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज हाफ इंटू पी। तो फॉर्मूला में डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की जगह डालोगे आप 3/5 इज इक्वल टू हाफ प्लस पी माइनस p/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो पहले, या पूरे में ही एलसीएम ले लो। 2 ले लिया एलसीएम, 1 प्लस 2p माइनस p, तो दिस इज p प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इज इक्वल टू 5p प्लस 5, this implies 5p is 6 minus 5, which is 1, which means p is 1/5, and this is the answer. Question number 8. A and B are independent events, मतलब probability of A intersection B है probability of A into probability of B. Probability of A दे रखा है 0.3, probability of B दे रखा है 0.4, that means probability of A intersection B is 0.12. फर्स्ट पार्ट तो आ गया ये। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, 0.58। क्या आप 0. What is probability of intersection B? 0.12. 0.3 plus 0.4 is 0.7. तो आप 0.7 में से 0.12 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 0 लगेगा,
10 minus 2 8 आएगा, 6 minus 1 5 आएगा, 0.58 will be the answer. थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Probability of A slash B is probability of A intersection B upon probability of B. 0.12 upon 0.4, answer is 0.3. Probability of B slash A is probability of A intersection B upon probability of A 0.12 upon 0.3 and answer is 0.4. ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9. A and B are two events such that probability of A is 1/4, probability of B is half, probability of A intersection B is 1/8. आपको निकालना है probability of not A and not B. जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको फिर से फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. 1/4 प्लस हाफ माइनस 1/8. 8 ले लो एलसीएम, 2 प्लस 4 माइनस 1, आंसर इज 5/8. तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1 माइनस 5/8 विच इज 3/8. समझ आ गया? ठीक है.